नमस्कार साथियों, मैं आपका विनोद सिकरवार और आपके साथ मैं आज फिर हाजिर हूँ एक नए चैप्टर्स के साथ, एक नई वीडियो के साथ। और आज हम शुरुआत करेंगे। देखिए, मैंने बाल विकास के अंतर्गत मेरा इससे पहले जो टॉपिक मैं चला रहा था उस चैप्टर का नाम था हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। आज हम एक नया चैप्टर उसके साथ चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम है विकास की अवस्थाएं, यानी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट की कितनी स्टेजेस होती हैं और उन स्टेजेस का कैसे क्या हम स्टडी करते हैं। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर अपन अपने पाठ्यक्रम की चर्चा करें तो अपन शैशवावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक मानव विकास को पढ़ते हैं केवल। देखिए, ये अपना पाठ्यक्रम के अनुसार है यदि देखा जाए, पर लेकिन कभी कभार जो प्रश्न है, हम जो अपना प्रीनेटल स्टेज होती है, जो गर्भावस्था होती है, वहाँ से भी प्रश्न वो उठा लेता है। आज हम इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम आगे की चर्चा करते हैं। देखिए, आज मैं प्रारंभ करूँगा विकास की अवस्थाओं की। दोस्तों, विकास की अवस्थाओं का प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि विकास की अवस्थाओं में सबसे जो पहली अवस्था मैं आज प्रारंभ करने के लिए जा रहा हूं, उस अवस्था का नाम है, यानी पहली स्टेज से, यानी विकास की अवस्थाएं। चैप्टर का नाम है विकास की अवस्थाएं, यानी विकास की अवस्थाएं। यानी चैप्टर जो आज हम देखेंगे विकास की अवस्थाएं, यानी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट्स। ठीक है क्या? स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवस्थाएं। तो आज हम विकास की अवस्थाओं में पढ़ेंगे। सबसे पहली स्टेज है, उस स्टेज का नाम है प्रीनेटल स्टेज, यानी गर्भावस्था। दोस्तों, हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो थोड़ा समय तो लगता है हमारे पढ़ाने में, पाठ्यक्रम कराने में भी, पर लेकिन चीज़ों को हम जब तक अच्छी तरीके से नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारी पढ़ाई का सार्थक होना मुझे संभव नहीं लगता है। तो अब हम चर्चा करते हैं प्रीनेटल स्टेज, यानी गर्भावस्था। विकास की अवस्थाओं में सबसे पहली स्टेजेस है, इस स्टेज का नाम है दोस्तों, इस अवस्था का नाम क्या है? इस अवस्था का नाम है गर्भावस्था। इस गर्भावस्था को अंग्रेजी में अपन बोलते हैं प्री नेटल स्टेज। अब सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ से बनता है, देखो मैं बड़ा बारीकी से आप लोगों को बताऊंगा। हम प्रारंभ करने जा रहे हैं विकास की पहली अवस्था, यानी विकास, गर्भावस्था से ही शिशु का विकास प्रारंभ हो जाता है। तो विकास की अवस्थाओं के बारे में अब हमने अध्ययन प्रारंभ कर दिया। तो सबसे पहली है प्रीनेटल। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस अवस्था की जो अवधि होती है, इस अवधि को लेकर के एक बड़ा एक तरीके से भ्रांति बनी रहती है कि इस अवधि, कौन सी अवधि गर्भावस्था की सही है। तो मैं इस भ्रांति को, यानी आपकी एक जो कन्फ्यूजन होती है, इस कन्फ्यूजन को दूर कैसे करूँगा तो थोड़ा बताऊँगा मैं। देखो, जो प्री नेटल स्टेज होती है, इस प्री नेटल स्टेज के समय की बात करें तो गर्भावस्था का जो सामान्यतः समय होता है, ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है, वो होता है गर्भावस्था का सामान्यतः समय 280 दिन। कितना होता है? 280 दिन। यदि ऑप्शन में 280 नहीं है तो गर्भावस्था की अवधि होती है 9 माह। आप जानते हो, सभी लोग जानते हो। लेकिन अब एक ये पचड़ा ये भी बनता है कि गर्भावस्था का सामान्यतः समय ये होता है 280 दिन या 9 माह। अगर वो ये पूछता है आपसे स्पेशली कि गर्भावस्था की अवधि सूर्य कैलेंडर के अनुसार कितनी होती है, तो देखो, सूर्य कैलेंडर के अनुसार यदि गर्भावस्था की अवधि देखेंगे तो वही वाला कॉन्सेप्ट अपना पिछला काम करेगा, 9 माह। यदि यहीं पर प्रश्न वो पूछता है कि चंद्र कैलेंडर के अनुसार गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है दोस्त, तो चंद्र कैलेंडर के अनुसार अपन को 10 माह लगाना है, क्योंकि चंद्र कैलेंडर के अनुसार जो गर्भावस्था की अवधि होती है जो 10 माह होती है। अब एक और भ्रामक जानकारी होती है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 7 महीने में ही पैदा हो जाते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 10 महीने में पैदा होते हैं।
एक बड़ी भ्रामक जानकारी हम लोगों के बीच होती है। देखिए, ऑफलाइन क्लास का एक अलग इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट क्या होता है कि हम आपके बिल्कुल सामने होते हैं, आपकी जो डाउट होते हैं आप डायरेक्टली पूछ लेते हैं और हमारे तुम्हारे बीच में एक प्रत्यक्ष संप्रेषण चलता है, तो वहाँ एक अलग वो होता है। पर लेकिन यहाँ भी मैं आपको अच्छा समझाने का प्रयास करूँगा। समय और परिस्थिति के अनुसार अपन लोगों को चलना है। तो चंद कैलेंडर के अनुसार गर्भावस्था की अवधि होती है 10 माह। अब यदि बात आती है कि गर्भावस्था की कम से कम, यानी कम से कम जो अवधि होती है, कम से कम अवधि गर्भावस्था की, तो दोस्त कम से कम अवधि गर्भावस्था की होती है, वो होती है 180 दिन। अगर दिन में पूछता है तो 180 दिन, यदि इसी को माह में पूछता है तो 6 मंथ यानी 6 माह। यानी कम से कम गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है प्रीनेटल स्टेज की, यानी 6 माह। अब यहाँ से एक और डाउट बनता है कि अधिक से अधिक गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है। अधिक से अधिक दोस्तों तो अधिक से अधिक गर्भावस्था की जो अवधि होती है, अगर बात दिनों की आती है तो दिन अपने होते हैं 330, और महीनों में बात आती है तो 11 माह अधिक से अधिक गर्भावस्था की अवधि होती है। आई होप ये मैंने आपको चार्ट बताया हुआ है। शायद ऐसा कोई हो जिसकी समझ में चार्ट नहीं आया हो, वो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकता है। देखिए, अगर प्रश्न परीक्षा में पूछता कहाँ से है, अगर दिन में आता है तो 280 दिन ये पूछा जाता है ज़्यादातर परीक्षाओं में, और वैसे 9 माह ये एक्स्ट्रा की बात है। सूर्य कैलेंडर, चंद्र कैलेंडर यदि वो इसी प्रश्न को थोड़ा घुमा देता है तो हमारे लिए थोड़ा कठिनाई का अनुभव होगा। कम से कम 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 11 महीने का समय गर्भावस्था का होता है। ये था गर्भावस्था की अवधि का मामला। अब अवधि के मामले को लेकर के मैं एक और लाइन बता दूं, अगर अपडेट लाइन है, और मैं अपने सभी फर्स्ट रैंक एजुकेशन मुरैना के प्रतिभागियों से कहना चाहूँगा कि प्रतिभागियों को संस्था की ओर से जो भी नोट्स वितरण कराए गए हैं, आपको ऐसा लगता है कि सर नोट्स में कम जानकारी है, आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, तो आप कुछ मत करना। नोट्स में स्पेस भी है, एक कॉपी लेना, वो जानकारियों को नोट्स में आगे करते जाना। सारा अपडेट मटेरियल था। ऑफलाइन क्लास होती तो मैं और अच्छी तरीके से आपको बताने का प्रयास करता, क्योंकि मेरा सिद्धांत यही रहता है कि कोई भी एग्ज़ाम होता है हर बार हम अपडेट मटेरियल देने का प्रयास करते हैं। देखिए, अब एक और बात होती है कि गर्भावस्था में गर्ल्स और बॉयज़ को लेकर के एक बड़ी भ्रांति रहती है हम लोगों के बीच में कि गर्भावस्था की अवधि यानी प्रीनेटल स्टेज की अवधि किसकी ज़्यादा होती है। यदि माँ के गर्भ में बालिका है या बालक है तो एक बड़ा प्रश्न होता है कि बालक का जन्म बालिका से जल्दी होता है या बालिका का जन्म बालक से जल्दी होता है। तो एक बड़ी भ्रम की स्थिति होती है। इस भ्रम से दूर बचने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो गर्भावस्था की अवधि होती है, इस गर्भावस्था में क्या है कि जो गर्ल्स होती है यानी जो लड़की होती है वो कितना समय लेती है। लड़की गर्भावस्था में ज़्यादा समय लेती है पैदा होने में, और जो लड़का होता है उसका जन्म होने में लड़की की तुलना में क्या लगता है, लड़की की तुलना में कम समय लगता है। यानी एक भ्रांति वाला प्रश्न था, ये भी मैं आपको स्पष्ट करा दूं। अब अपवादों की तो कह नहीं सकते हैं कि अपवाद एक आध मिल जाए तो उसकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर लेकिन जो गर्ल्स होती है उसमें ज़्यादा समय लगता है उसको पैदा होने में, यानी, और जो बॉयज़ होता है कम समय लगता है। यानी प्रीनेटल स्टेज किसकी ज़्यादा होती है, लड़की की
या लड़के की। तो लड़की की प्रीनेटल ज़्यादा होती है और लड़के की प्रीनेटल कम होती है, यानी लड़की की तुलना में। भले ही चाहे लड़की की 2 दिन ज़्यादा हो, पर लेकिन ज़्यादा होती है, जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है। ये चार्ट आपको समझ में आ गया। अब मैं गर्भावस्था में आगे को बढ़ना चाहूँगा, आप लोगों के समक्ष मैं अच्छा समझाने का प्रयास करूँगा। जहाँ तक है वहाँ तक अपने ज़िंदगी के मेरे जितने भी अनुभव हैं उन अनुभवों को अपने इस परिश्रम के साथ ढालने का प्रयास करूँगा। देखिए, अब गर्भावस्था का ये था समय का पचड़ा, तो यहाँ मैं अब फाइनली लिख लूँ कि गर्भावस्था का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है, 280 दिन। अब आपको ये डिटेल से मामला मिल गया और बाकी का आप जानते ही हैं, यानी 280 दिन गर्भावस्था की अवधि होती है। अब गर्भावस्था के बारे में मैं आपको एक और बताऊं कि जो गर्भावस्था है वो 3 भागों में विभाजित है, यानी 3 उप अवस्थाओं में विभाजित है। जो प्री नेटल स्टेज है इसकी 3 सब स्टेजेस होती हैं, यानी 3 उप अवस्थाएँ हैं। कितनी उप अवस्थाएँ हैं? 3 उप अवस्थाएँ हैं प्री नेटल स्टेज की। कितनी स्टेजेस, कितनी उप अवस्थाएँ हैं? 3, यानी 3 उप अवस्थाएँ हैं गर्भावस्था की। तीनों उप अवस्थाओं के बारे में अपन अब चर्चा करेंगे। यानी पहली उप अवस्था है, इस उप अवस्था का नाम है बीजावस्था या भ्रूणिक अवस्था, या इसको हम डिम्बावस्था बोलते हैं, और अंग्रेजी में इसके लिए एक ही टर्म यूज की जाती है, जर्मिनल स्टेज। पहली स्टेजेस है जिसका नाम है, यानी पहली है बीजावस्था। बीजावस्था, इसको हम भ्रूणिक अवस्था, इसको हम डिम्बावस्था, डिम्बावस्था भी बोलते हैं, और इसके लिए अंग्रेजी में एक ही टर्म यूज की जाती है इस बीजावस्था, भ्रूणावस्था या डिम्बावस्था के लिए। इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं जर्मिनल स्टेज। जर्मिनल स्टेज ये अपनी होती है अप टू 2 वीक्स, यानी कहने का मतलब है गर्भाधान से लेकर के 14 दिन तक, यानी 0 से लेकर के 14 दिन तक ये अवस्था चलती है, बीजावस्था, भ्रूणिक अवस्था, जिसे हम डिम्बावस्था भी बोलते हैं, जर्मिनल स्टेज भी बोलते हैं, जो कि 0 से लेकर के 2 सप्ताह तक चलती है, गर्भाधान के दिन से लेकर के 2 सप्ताह तक। अब इस अवस्था को मैं थोड़ा आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए कि जब मानव मादा में मासिक रिसाव होता है, तो मासिक रिसाव से के दिन से यदि 14वें दिन तक निषेचन की क्रिया हो जाती है तो गर्भधारण हो जाता है। अब होता क्या है निषेचन की क्रिया में, कि देखिए जो नर होता है और एक होती है मादा। देखिए नर होता है, नर के पास क्या होते हैं, शुक्राणु, और मादा के पास क्या होते हैं, अंडाणु। अब नर के पास होते हैं शुक्राणु और मादा के पास क्या होते हैं, अंडाणु। शुक्राणु जिसे अपन बोलते हैं स्पर्म, और अंडाणु जिसे अपन बोलते हैं ओवम। देखिए जो नर के जो शुक्राणु होते हैं इस मादा के अंडाणु को निषेचित करते हैं। देखिए जब मानव मादा के यानी मासिक रिसाव के 14वें दिन तक नर के लाखों करोड़ों शुक्राणु इस अंडाणु को निषेचित करने के लिए जाते हैं, तो लाखों करोड़ों शुक्राणु में से कोई एक शुक्राणु इस अंडाणु को क्या कर पाता है, इस अंडाणु को निषेचित कर पाता है। जब ये लाखों करोड़ों शुक्राणु में से कोई एक शुक्राणु इस अंडाणु को निषेचित कर देता है, तो निषेचन के बाद एक आकृति बनती है, उस आकृति का नाम होता है युक्ता। इस आकृति का नाम क्या होता है, युक्ता। ये अंडाणु के ऊपर एक परत बन जाती है
यानी ये जो आकृति होती है इसको अपन क्या कहते हैं, युक्ता कहते हैं। और इसके जो ऊपरी जो परत होती है इस परत को अपन क्या बोलते हैं, यौक बोलते हैं। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि जब जो स्पर्म होता है वो ओवम को निषेचित कर देता है तो युक्ता बनता है, और युक्ता जो भोजन प्राप्त करता है वो किससे करता है, ओजन ओ यौक से भोजन प्राप्त करता है। इसका भोजन देने वाला कौन होता है, ये यौक होती है इस युक्ता का भोजन देने वाली। यानी युक्ता का भोजन देने वाला कौन होता है, यौक होती है। अब हम ये भी जानते हैं कि मानव के जीवन का प्रारंभ कितनी कोशिकाओं से होता है, एक कोष से होता है। अब एक कोष में माता का भी कोष रहता है, पिता का भी कोष रहता है, उसे संयुक्त कोष बोलते हैं, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, दूसरे शब्दों में जाइगोट भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, जाइगोट बोला जाता है या एक कोष बोला जाता है। यानी युक्ता बनता है और यौक से भोजन प्राप्त करता रहता है। अब कहने का मतलब है कि ये 14वें दिन तक ये अवस्था चलती है। कितने दिन तक चलती है, 14वें दिन तक। यानी जो जर्मिनल स्टेज होती है वो 14वें दिन तक अवस्था चलती रहती है। अब जो युक्ता होता है ये युक्ता फैलोपियन ट्यूब में तैरता रहता है, और जब 14वां दिन प्रारंभ हो जाता है तो 14वें दिन के यानी 14वें दिन में जाकर के ये गर्भावस्था की दीवार से जाकर के चिपक जाता है। तो अब यहाँ से ये अवस्था होती है समाप्त। हम भी जानते हैं कि ये जो अवस्था होती है समाप्त, यानी जर्मिनल स्टेज को अब हम ख़त्म करते हैं। अब हम अगली अवस्था जो प्रारंभ करेंगे उस अवस्था का नाम है यानी भ्रूणावस्था या पिंडावस्था, एम्ब्रियोनिक स्टेज। हम यहाँ तक आ चुके हैं और आप लोगों को पता है, समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको कि अब ये थी अपनी बीजावस्था। अब मैं दूसरी स्टेज है, इस स्टेज का नाम है दोस्त, इस स्टेज का नाम है भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था या इसको मैं पिंडावस्था बोलूं, भ्रूणावस्था, या मैं इसको बोलूं पिंडावस्था। इसको हम एम्ब्रियोनिक स्टेज भी बोलते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज ये जो चलती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज ये अपनी 2 सप्ताह से लेकर के 8 सप्ताह तक चलती है, या अर्थात मैं यूँ कहूँ इसको, ये 2 सप्ताह से लेकर के 2 माह तक चलती है ये जो अवस्था होती है। यानी 2 सप्ताह से लेकर के 2 माह तक ये जो अवस्था अपनी चलती है। अब देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 सप्ताह से लेकर के 2 माह तक चलती है एम्ब्रियोनिक। अब एम्ब्रियोनिक के अंतर्गत में एक और बात बताऊं कि ये जो युक्ता था वो गर्भाशय की दीवार से चिपक गया था। मान के चलो ये जो है गर्भाशय की दीवार है, इस गर्भाशय की दीवार से वो जो चिपका हुआ है, ये मान के चलो इस पदार्थ से इसकी कनेक्टिविटी है। यानी गर्भाशय की दीवार से ये जो एक पदार्थ है इससे इस युक्ता की क्या है, कनेक्टिविटी है। अब भ्रूण बनना प्रारंभ हो गया, युक्ता तो खत्म हो गया, अब ये भ्रूण बनना प्रारंभ हो गया गर्भाशय में। अब ये जो भ्रूण बनना प्रारंभ हो गया तो क्या है कि ये जो आकृति होती है, ये जो भ्रूण होता है वो गर्भाशय में घूमता रहता है, यानी राउंड देता रहता है, चक्कर मारता रहता है।
ये जो चक्कर मारता है वो लगभग एक ट्रेन की स्पीड के बराबर चक्कर मारता है, ट्रेन की स्पीड के बराबर। ये कब मारना प्रारंभ करता है, यानी 2 सप्ताह से 2 महीने के बीच में। यानी तो अब इसी काल के दौरान जो गर्भवती माँ होती है उस माँ को वॉमिटिंग यानी चक्कर और उल्टी आने लगते हैं। चक्कर क्यों आने लगते हैं कि ये जो होता है ये इस गर्भाशय में एक ट्रेन की स्पीड के बराबर घूमता रहता है, जिसके कारण जो माँ होती है उस माँ को चक्कर आने लगते हैं और उल्टी होने लगती है। यही कारण होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। अब एक और बात बताऊं मैं आपको कि बीजावस्था में मानव की शुरुआत हुई थी एक कोष से यानी जाइगोट से। अब यहाँ पर दोस्त ये जाइगोट नहीं रहा। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो भ्रूण होता है जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में आता है यानी पिंडावस्था में आता है तो भ्रूण के अंदर यानी इसमें भ्रूण में कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी 32 सेल होती हैं, यानी 32 कोशिकाएं होती हैं। अगर देखा जाए कि गर्भावस्था के दौरान प्रीनेटल स्टेज में की जो शुरुआत होती है यानी शिशु में कितने सेल्स होती हैं, यानी 32 सेल्स से जीवन का प्रारंभ होता है। यानी जब जीवन का प्रारंभ हुआ एक कोशिका से, यानी कहने का मतलब है यूनिसेल से हुआ था, और अब ये जो अपना जर्मिनल स्टेज ख़त्म हुई, एम्ब्रियोनिक स्टेज लागू हुई, तो यहाँ पर 32 कोशिकाओं से जीवन का प्रारंभ हुआ। और ये जो है भ्रूण, ये भ्रूण गर्भाशय में एक ट्रेन की स्पीड के बराबर तैरता रहता है, जिससे माँ को सरदर्द और उल्टी जैसा आना लगा रहता है। अब मैं और बताना चाहूँगा कि इस अवस्था में क्या है कि मानव के शरीर का विकास प्रारंभ होता है। अब वो मानव के शरीर का विकास प्रारंभ यानी शिशु के शरीर का विकास प्रारंभ होता है, तो वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में 3 परत होती हैं। ये जो शिशु है, मान के चलो ये जो भ्रूण है, इस भ्रूण का विकास 3 परतों के द्वारा होता है। देखिए दोस्तों, जो सबसे बाहरी परत होती है, इस सबसे बाहरी परत का नाम होता है अपना एक्टोडर्म, यानी सबसे बाहरी परत है इसका नाम है एक्टोडर्म। और इससे जो अंदर की जो परत होती है, इससे जो अंदर की परत होती है, इस अंदर की परत का नाम होता है मीसोडर्म। इससे जो अंदर की परत होती है उसका नाम क्या होता है, मीसोडर्म। और ये अंदर की परत होती है उसका नाम क्या होता है दोस्तों, उसका नाम होता है एंडोडर्म। यानी 3 परत होती हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो शिशु का यानी भ्रूण का विकास करती हैं, यानी भ्रूण का विकास करती हैं। जो एक्टोडर्म होता है, एक्टोडर्म, इसे हम दोस्तों हिंदी में बाह्य परत भी बोलते हैं। मीसोडर्म को अपन मध्य परत भी बोलते हैं। और जो एंडोडर्म होता है प्यारे मित्रों, इस एंडोडर्म को हम आंतरिक या अंतः परत भी बोलते हैं, यानी आंतरिक या अंतः परत भी बोलते हैं। अब देखो बाहरी परत, अब भ्रूण के शरीर की बाहरी परत, देखो हमारी बाहरी परत पे मैं बात करूं तो हमारे नाखून हुए, बाल हुए, और ये हमारी स्किन, यानी जो अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि एक्टोडर्म के द्वारा किसका विकास होता है, तो एक्टोडर्म के द्वारा नाखून का विकास, यानी नाखून का विकास, बालों का विकास, और ये अपना त्वचा का विकास किसके द्वारा होता है मित्रों, एक्टोडर्म के द्वारा होता है। अब मैं बात करूंगा मीसोडर्म। देखो मीसोडर्म के द्वारा ये मध्यस्थ परत होती है, इसके द्वारा मांसपेशियों का विकास होता है। किसका विकास होता है मीसोडर्म के द्वारा, मांसपेशियों का विकास होता है। एंडोडर्म, एंडोडर्म के द्वारा यकृत, फेफड़े, यानी यकृत, फेफड़े, और किसका विकास होता है,
हृदय का विकास होता है वो किसके द्वारा होता है? मेसोडर्म के द्वारा, यानी एंडोडर्म के द्वारा होता है। देखिए मैंने आपको समझाया कि जो जर्मिनल थी उसमें यूनिसेल थी, एक कोशिका थी, वो अवस्था खत्म हुई। अब इस अवस्था में एम्ब्रियोनिक में भ्रूण 32 कोशिकाएं हो चुकी। अब जो शरीर का विकास होता है 3 परतों के द्वारा होता है, एक्टोडर्म, मीसोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म होता है नाखून, बाल, त्वचा, इसे बाह्य परत भी बोलते हैं। मीसोडर्म मांसपेशियां, इसे मध्य परत भी बोलते हैं। एंडोडर्म यकृत, फेफड़े और हृदय का विकास, इसे हम आंतरिक परत भी बोलते हैं। ये थी अपनी दोस्तों एम्ब्रियोनिक यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज। अब हम गर्भावस्था की तीसरी उप अवस्था की चर्चा करेंगे। अब तीसरी उप अवस्था क्या है प्रीनेटल स्टेज की? तो तीसरी उप अवस्था जिसका नाम है अपना तीसरी उप अवस्था का नाम है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। गर्भस्थ शिशु की अवस्था। देखिए गर्भस्थ शिशु की अवस्था। अब गर्भस्थ शिशु की अवस्था के बारे में मैं आपको बताना चाहूँ कि ये जो अवस्था चलती है यानी 8 वीक यानी 8 वीक्स यानी 8 सप्ताह से लेकर के कब तक? 8 वीक्स टू बर्थ यानी जन्म तक। 8 सप्ताह से लेकर के जन्म तक चलती है कौन सी अवस्था? गर्भस्थ शिशु की अवस्था। इसके लिए अंग्रेजी टर्म यूज की जाती है फेटस स्टेज। पहली थी मित्रों, देखो इंग्लिश टर्म जरूरी है। पहली थी जर्मिनल स्टेज, दूसरी थी अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेज और तीसरी है अपनी फेटस स्टेज। इसकी जो टाइम ड्यूरेशन होती है 8 वीक्स टू बर्थ यानी 8 सप्ताह से लेकर के ये अवस्था चलती है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। 8 सप्ताह से लेकर जन्म तक या 8 सप्ताह से लेकर 9 माह तक या 8 सप्ताह से लेकर के 280 दिन तक। कोई भी बात गलत नहीं होगी। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। वो बात क्या है कि ये जो अवस्था प्रारंभ होती है तो इस अवस्था के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं तो देखो इस अवस्था के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। एक बात ये है कि यानी दांतों का निर्माण है। दांतों का निर्माण है। देखिए अगर आपसे कभी प्रश्न पूछा जाता है कि दांतों का निर्माण गर्भावस्था की कौन सी उपावस्था में प्रारंभ होता है तो फेटस स्टेज में होता है। अगर पूछ भी लिया जाए तो 5 माह में दांतों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। पर लेकिन बर्थ के समय, जन्म के समय शिशु के वो दांत हमें दिखाई नहीं देते हैं। वो दांत हमें जन्म के 6 महीने बाद, यानी कहने का मतलब है जन्म के 6 महीने बाद हमें, यानी 5 महीने बाद 5वें 6वें महीने में हमें वो दांत दिखाई देने लगते हैं। दांतों का निर्माण गर्भावस्था में शिशु के 5वें महीने में ही हो जाता है। एक अच्छा कॉन्सेप्ट मिलता है हमें यहाँ से, यानी 2 महीने से 9 महीने तक इसकी अवधि होती है लगभग। तो दांतों का निर्माण, देखिए ये था अपना दांतों का निर्माण। एक कॉन्सेप्ट इसमें था 6वें माह में उसमें। और एक और बात बता दूं कि गर्भावस्था में बच्चे के जो 6वां माह होता है, इस 6वें माह में क्या हो जाता है, संपूर्ण शरीर का विकास प्रारंभ हो जाता है। यानी गर्भावस्था की कौन सी उप अवस्था में शिशु का संपूर्ण शरीर विकसित हो जाता है तो अपना जवाब होगा मित्र फेटस स्टेज। अगर ये पूछा जाए कि प्रीनेटल स्टेज में
शरीर का विकास, संपूर्ण शरीर का विकास कौन से माह में होता है? अगर इंडिविजुअली माह की बात आती है दोस्तों, तो 6वें माह में बालक का संपूर्ण शरीर विकसित हो जाता है। अब देखो 6वें माह में संपूर्ण शरीर विकसित हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि गर्भावस्था में कम से कम जो अवधि होती है वो 6 महीने होती है, क्योंकि पूरा शरीर बन जाता है और 6 महीने के शिशु को बचाया जा सकता है। देखिए संपूर्ण शरीर का विकास। तीसरी बात बताऊं मैं फेटस स्टेज में, कि जो फेटस स्टेज में जो डेवलपमेंट की दिशा होती है, जो विकास की दिशा होती है, वो विकास की दिशा होती है वो होती है सेफेलोकॉर्डल। यानी कौन सी दिशा होती है? सेफेलोकॉर्डल। आप जानते हो मैंने 2 दिशाएं बताई थी, सेफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल। सेफेलोकॉर्डल जिसे मस्तबोधमुखी बोलते हैं, यानी मस्तक बोधमुखी बोलते हैं, यानी अपन बोलूँ तो मैं इसमें विकास की दिशा होती है सिर से पैर की ओर, यानी हेड टू टेल, टॉप टू बॉटम। यानी गर्भावस्था में जो भ्रूण का विकास होता है, वो भ्रूण का जो विकास होता है शिशु का, वो किधर से किधर की ओर होता है, यानी सिर से लेकर के पैर की ओर, तो पैर की ओर होता है। यानी फेटस स्टेज में जो डेवलपमेंट की जो दिशा होती है वो सिर से लेकर के पैर की ओर होती है, यानी सेफेलोकॉर्डल गति से होती है। यानी ये गर्भावस्था के 280 दिन, यानी अब ये अपने शिशु का यहाँ पर क्या हो जाता है, एक तरीके से देखा जाए तो 280 दिन तक अवधि होती है और ये जन्म हो जाता है बच्चे का। ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, ज़्यादा तो बातें नहीं है मेरे संज्ञान में, पर लेकिन जितना मुझे पता था वो बातें मैंने आपको बता दी। अब मैं थोड़ा आगे बताना चाहूँगा कि जो गर्भावस्था होती है, इस गर्भावस्था में कुछ हार्मोनों का स्रावन होता है। वो हार्मोन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, थोड़ा मैं उन हार्मोनों के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। देखिए 4 हार्मोन बताऊँगा मैं, उसमें से 3 हार्मोन तो गर्भावस्था में चलते हैं और 1 हार्मोन जो कि जन्म के बाद उस हार्मोन का स्रावन होता है। देखिए गर्भावस्था के हार्मोन, यानी प्री नेटल स्टेज में कौन कौन से हार्मोनों का स्रावन होता है। यानी हार्मोनों की बात करें हम, यानी हार्मोन्स, कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, उन हार्मोन्स की चर्चा करें हम, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, पहला हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्टेरॉन और दूसरा हार्मोन है, उस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन और जो अपना तीसरा हार्मोन है, इस हार्मोन का नाम है रिलैक्सिन और एक चौथा हार्मोन है मित्र, उस चौथे हार्मोन का नाम है प्रोरिलैक्सिन। देखिए 4 हार्मोन बताए हैं मैंने। एक है, यानी पहला जो अपना हार्मोन है, इस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरॉन, यानी प्रोजेस्टेरॉन पहला हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। यानी ये हार्मोन जो होता है, इस हार्मोन का स्रावन जब होता है महिलाओं में, तो इस हार्मोन के स्रावन द्वारा ही क्या होता है, गर्भधारण होता है। क्या होता है, गर्भधारण होता है। इस हार्मोन के द्वारा क्या होता है, जो नर के शुक्राणु होते हैं, जो स्पर्म होते हैं, वो ओवम से जाकर के चिपकते हैं। यानी जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, ये क्या करता है, गर्भधारण में सहायता देता है। यानी तो गर्भधारण में सहायक हार्मोन या भ्रूण का जो एक तरीके से बताना चाहूँ, जो गर्भ ठहरने में जो हेल्पफुल जो हार्मोन होता है, वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है। दूसरा हार्मोन है मित्रों,
इस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। देखिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है, जब प्रीनेटल स्टेज यानी गर्भावस्था होती है उसकी अवधि पूर्ण हो जाती है, तो उसकी अवधि पूर्ण होने के उपरांत ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन का स्रावन होता है। देखिए मैंने आपको बताया कि ये जो शिशु होता है गर्भधारण में, एक तरीके से ये जो शिशु है ये शिशु इस अपरा द्वारा, इसे अपन प्लेसेंटा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा, यानी अपरानाल या इसको मैं प्लेसेंटा भी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ, प्लेसेंटा, अपरानाल या प्लेसेंटा, यानी गर्भावस्था में जो शिशु भोजन प्राप्त करता है वो किसके द्वारा प्राप्त करता है, अपरानाल। अपरानाल को अपन क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। तो जब प्रीनेटल स्टेज अपने अंतिम चरण पर होती है, अंतिम पड़ाव पर होती है, यानी गर्भावस्था जब अपने अंतिम समय पर होती है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावन होता है। इस हार्मोन के द्वारा क्या होता है कि ये जो भ्रूण होता है जो प्लेसेंटा द्वारा जुड़ा रहता है, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन इस प्लेसेंटा से भ्रूण की कनेक्टिविटी को हटा देता है। जब प्लेसेंटा से अपरानाल से भ्रूण की कनेक्टिविटी होती है, हट जाती है, तो ये जो गर्भाशय है, इस गर्भाशय में क्या होता है कि जो भ्रूण होता है उसमें गर्भाशय में संकुचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जब संकुचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, संकुचन की प्रक्रिया के दौरान माँ को दर्द होने लगता है। तो जब माँ को दर्द होने लगता है तो वो दर्द क्या करता है, संकुचन की क्रिया क्या करती है, वो बच्चे को जन्म देने में सहायता प्राप्त करती है। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, इस हार्मोन का स्रावन होता है। सबसे पहले क्या करता है ये हार्मोन, ये जो गर्भाशय से जो बच्चा अपरानाल यानी प्लेसेंटा से जुड़ा होता है, इस प्लेसेंटा की कनेक्टिविटी को तोड़ता है। प्लेसेंटा की कनेक्टिविटी को तोड़ने के बाद ये हार्मोन इस गर्भाशय में संकुचन की प्रक्रिया प्रारंभ कर देता है। संकुचन की प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद माँ को दर्द होने लगता है, और ये दर्द जो कि हमें संकेत देता है कि गर्भधारण का अंतिम समय जो बच्चे के जन्म होने वाला है। इसके बाद है रिलैक्सिन। ये जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है, देखो ऑक्सीटोसिन ने तो प्लेसेंटा से कनेक्शन काट दिया बच्चे का। जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है, इस रिलैक्सिन हार्मोन का इस प्लेसेंटा से स्रावन होता है। ये जो हार्मोन है, जैसे ही ऑक्सीटोसिन से प्लेसेंटा का कनेक्शन कटा, अब प्लेसेंटा का कनेक्शन कटा, कनेक्शन कटने के बाद इस प्लेसेंटा से क्या होता है, एक हार्मोन निकलता है। उस हार्मोन का नाम है रिलैक्सिन, और ये रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है, ये जो जनन मार्ग होता है, इस जनन मार्ग के रास्ते को चौड़ा कर देता है, बड़ा कर देता है, जिसके द्वारा शिशु का जन्म आसानी से हो जाता है। आई होप दोस्तों ये आपको ज़रूर समझ में आया होगा। और एक जो हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन, इस हार्मोन का स्रावन कब होता है, जब रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावन होने के बाद शिशु का जन्म हो जाता है। तो जन्म के बाद प्रोलैक्टिन हार्मोन है, इस हार्मोन को दुग्ध संश्लेषण में ये हार्मोन क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। यानी दुग्ध संश्लेषण यानी जो माँ के स्तन होते हैं, उन स्तनों में दुग्ध का संश्लेषण करता है, जो कि शिशु को दूध पिलाने की ओर क्या करता है, यानी एक तरीके से प्रभावित करता है। यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन दुग्ध संश्लेषण के लिए, ये जो जन्म के बाद का हार्मोन है, पर लेकिन मैंने अभी इसमें समझा दिया है। और गर्भावस्था के 3 प्रमुख हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन और ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन और प्रोरिलैक्सिन, यानी 3 हार्मोन थे। दोस्तों ये जो आज का अपना कॉन्सेप्ट था, ये गर्भावस्था का कॉन्सेप्ट है, और मैं
अब अगली शुरुआत करता हूँ इसी लेक्चर में, उसका नाम है शैशवा अवस्था।